हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्ष था 2020 का, जब भारत समेत समस्त विश्व कोविड महामारी को झेल रहा था। आपने ऐसे कितने ही वीडियो देखे होंगे, कहानियां सुनी होंगी कि लोग हजारों हजार किलोमीटर सिर्फ इस आस में चले गए कि वो कम से कम कोविड महामारी से बच जाए। जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, हर तरफ इस बात का डर था कि इस बीमारी की जो वैक्सीन है उस पर खर्चा कितना आएगा, कैसे लोगों का इलाज होगा, तो सब लोग सरकार की तरफ देख रहे थे। सरकार ने एक फंड का निर्माण किया, पीएम केयर्स फंड, यानी कि 27 मार्च 2020 को एक फंड का निर्माण होता है। यो तो इस प्रकार की आपदा या दिक्कतों के लिए बहुत सारे फंड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी दोनों प्रकार के, यानी कि संवैधानिक और सांविधिक दोनों प्रकार के फंड हैं। लेकिन ये एक तीसरा फंड बना, जिसको लेके मतलब बनने के बाद से ही लगातार बहुत सी बातें हो रही कि इसके द्वारा सरकार बहुत से अनर्गल फंड्स को मिसयूज कर रही है, या इसी फंड में जो पैसा लोगों ने सेवार्थ दिया है उसका मिसयूज हो रहा है। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो पीएमओ है, यानी कि जो पीएम ऑफिस है, उसने सीधे सीधे कह दिया है कि जो पीएम केयर्स फंड है या इस प्रकार के जो एक दो फंड और हैं, उनसे रिलेटेड बातें संसद में ना पूछिए, हम उसका उत्तर नहीं देंगे। जैसे अगर आप इस समय न्यूज आर्टिकल्स को देखें, तो चाहे वो आप इंडियन एक्सप्रेस को देखें या किसी भी, कोई टेलीग्राफ को, सबको, हर जगह बात इसी चीज की हो रही है कि पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड जो प्रश्न है उस पर पीएमओ ने क्या कह दिया कि नो क्वेश्चन, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये पीएम केयर फंड की वेबसाइट है, जहां पे आप जब खोलेंगे तो आप डोमेस्टिक डोनेशन, फॉरेन डोनेशन की बात कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अगर अबाउट सेक्शन पे जाएं यहाँ पे, तो अबाउट सेक्शन पे जाने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि 2023 तक का पीडीएफ भी अपलोडेड है। 2023 के बाद का पीडीएफ अपलोडेड नहीं है, और इसको लेके भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं। निश्चित तौर पे विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। आज हम समझेंगे कि क्या दिक्कत है, सरकार क्यों मना कर रही है, और सरकार अगर मना कर पा रही है तो वो कौन सा विधान है या कानून है जो उसको ऐसा मना करने के लिए प्रबुद्ध कर रहा है, या जिसके कारण सरकार मना कर पा रही है, जिसका सहारा ले रही है ना। इसके अलावा कहां पे अगर हम देखें तो एक थिन लाइन है जो सरकार को ड्रॉ करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की मान्यताओं की बात करते हैं, उनका मानना है कि सरकार को ओपन अप होना चाहिए, एकदम पारदर्शिता बरतनी चाहिए। और जब इतने प्रकार के फंड हैं, उनकी अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, उनकी अगर ऑडिट हो सकती है, तो इसकी क्यों नहीं हो सकती है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो विस्तार से आज हम देखेंगे कि सरकार का क्या रुख है, विपक्ष का क्या रुख है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हमारे स्टूडेंट्स को किस प्रकार से इस पे अपनी राय बनानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आगे बढ़े तो बस इतना बताते चले कि आज अंत में, वीडियो के अंत में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, अंत तक जरूर रुकिएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स मुझसे मेरे टेलीग्राम का एड्रेस पूछते हैं, ये मेरा अपडेटेड टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप यहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ यहीं पे अपलोड हो जाएगी, कल की पीडीएफ नहीं हो पाई थी उसको मैं अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम है, यहां पे भी आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए, बात क्या है कि जो इशू था कि क्या चीजें अस्वीकृत हो गई, कि क्या संसद में प्रश्न पूछे जा सकते हैं पीएम केयर फंड को लेके। है क्या कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने, कि पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया कि पीएम केयर्स फंड और एनडीएफ या पीएमएनआरएफ, जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं उत्तर देंगे, प्रश्न स्वीकार्य नहीं है। क्लियर कर दिया एकदम से, किसी भी प्रकार के इफ्स एंड बट्स हो आप रखिए अपने पास में। ठीक है, आधार क्या कहा, लोकसभा के जो संचालन नियम है 41(2) और 8 और 41(2) 7, ठीक है, ये क्लॉज सब क्लॉसेज हैं, इनके आधार पे सरकार ने कहा कि हम उत्तर नहीं देंगे, ये हमारी शील्ड है। बेसिकली इस प्रकार के जो लूप होल्स होते हैं अक्सर जो प्राइवेट बॉडीज खोजते हैं, पर सरकार भी कहीं ना कहीं लूप होल्स का, वो तो कहें कि हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप ले आओ कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तब देखा जाएगा, पर अभी तो प्रोसीजर यही कहता है कि हमको नहीं बताना है। ठीक है, आ जाते हैं, विवाद क्या है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे क्या कह रहा है, एक प्रकार से प्रहार मान रहा है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे प्रहार है, जो विपक्ष का कहना है। चलिए, अगर हम देखें तीनों प्रमुख निधियों की बात कर लें तो पीएम केयर्स फंड 27 मार्च 2020 को, जिस समय कोविड लगा हुआ था, कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, उस समय उसकी स्थापना हुई थी। पीएम नेशनल रिलीफ फंड 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जो विभाजन की विभीषिका थी उसके लिए।
1962 में जो राष्ट्रीय रक्षा जो फैसिलिटी थी, जो नेशनल डिफेंस फैसिलिटी है बेसिकली, उसकी बात है, वो 1962 में स्थापित हुआ था। ठीक है, यहां पे अगर देखें तो इनके उद्देश्य दिए हुए हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य पे बात करता है, ठीक है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य पे बात करता है, ये प्राकृतिक आपदा पे, और ये सशस्त्र बलों और उनके आश्रितों के कल्याण पे बात करता है। ठीक है, दोनों की प्रकृति अगर देखेंगे तो प्रकृति में तीनों कॉमन है। ये भी सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है। लेकिन कई बार जो बातें इतनी सीधी लगती हैं, दरअसल कानून की भाषा में उतनी सीधी नहीं होती। हम इस पे ही बात करेंगे। पूरा नाम एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकाल राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, पीएम केयर्स फंड। 27 मार्च 2020 को गठन हुआ। कानूनी स्थिति क्या है? जो पंजीकरण अधिनियम 1908 है, ध्यान रखिएगा, जो नई दिल्ली में उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन कराया था, वो इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेट कराया था सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में। 6,283 करोड़ रुपए की कुल शेष राशि है मार्च 2023 के तहत, जो मैंने पीडीएफ आपको दिखाया था, है ना। अध्यक्ष प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, और इसके अलावा जो अन्य न्यासी हैं, कौन? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन न्यासी हैं, मतलब पदेन सदस्य आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई न्यास होता है तो न्यास के सदस्य को न्यासी कहा जाता है, नाशी मत समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। कानूनी ढाल क्या है? जो लोकसभा संचालन नियम है वो कानूनी ढाल है, खासकर 41(2) इसका जो सब क्लॉज 7 और सब क्लॉज 8 है, जिसकी शुरुआत में मैंने बात की कि सब क्लॉजेस 7 और 8 पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर किसी सांसद ने कोई प्रश्न पूछा, सांसद ने अगर कोई प्रश्न पूछा, अगर सरकार को लगता है कि यह प्राइमरी कंसर्न का है, तब तो ये आगे जाएगा। अगर सरकार को लगता है कि नहीं है, तो ये जो सब क्लॉज 8 है, यानी कि 41 क्लॉज 2 का सब क्लॉज 8 है, उसके तहत तुरंत ही अस्वीकृत हो जाएगा। और अगर जब सरकार को लगा कि हां प्राइमरी कंसर्न का है, तब वो सेकंड स्टेज में गया, और वहां पे अगर सरकार आंसरेबल नहीं है तो सरकार आंसर नहीं करेगी, तो यहां पे सब क्लॉज 8 के द्वारा वो भी क्या हो गया? अस्वीकृत हो गया। इसका मतलब क्या है? ये दो ऐसे कानून है संचालन के जो सरकार के लिए शील्ड का काम कर रहे हैं, और सरकार इनकी ही बात कर रही है कि हम आंसरेबल नहीं है। अब विपक्ष का भी अपना जो तर्क है वो बिल्कुल वाजिब है, हम उस तर्क पे भी आएंगे। देखिए सरकार कह रहा है ना, तो सरकार ने कहा कि हम आंसरेबल नहीं है। अब आंसरेबल नहीं है और है के बीच की जो द्वंद्व है, हम उस पर थोड़ा सा आएंगे। जैसे जब हम भारत की संचित निधि की बात करते हैं, अनुच्छेद 266 की बात करते हैं, जो भी हम कर राजस्व ऋण इसमें आता है, जो बिना संसद की अनुमति के, जब संसद का उस पर कमांड रहता है, बिना संसद की स्वीकृति के आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम इस प्रकार के बड़े फंड की बात करते हैं जिसमें हैवी फंडिंग होती है, उस फंडिंग में जिसको सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास कहा गया है, उसमें संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसकी ही बात हो रही, इस पे ही बवाल हो रहा है, इस पे ही इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, है ना, इस पे ही हो रहे हैं। क्योंकि जब संचित निधि की बात करते हैं, या इवन 266 के जो दूसरा फंड है, जरा मुझे एक बार बताते जाना, आप लोग को इंडियन पॉलिटी मैंने कई बार बताया है, 266 में एक और फंड की बात है, 267 में भी एक फंड की बात है, वो भी किसी प्रकार से कुछ कंटिजेंसी जैसी की बात करता है। कमेंट बॉक्स में बताते जाना 266 में किन किन फंड्स की बात है, 267 में किसकी बात है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के साथ में पॉलिटी के चैप्टर्स को भी रिवाइज करते चलो। है, वापस आते हैं। तो जो भारत की संचित निधि है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उस पे तो संसद का पूरा पकड़ है, उसकी स्वीकृति जरूरी है, यहां पे नहीं है। इसको लेके कि कौन सा सार्वजनिक धन है, कौन सा सरकारी धन है, इसको लेके जो कैच 22 सिचुएशन है वो लगातार बनी हुई है। आगे आते हैं। चलिए, अगर हम खुद दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अलग अलग समय पे दिए गए बयानों की बात करें, तो 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। दोनों पूरी तरह से अलग उद्देश्य वाली निधियां हैं। एनडीआरएफ विधायी है, पीएम केयर्स स्वैच्छिक है। विधायी मतलब बाकायदा कानून के साथ बनी है, तो एनडीआरएफ एक अलग उद्देश्य के लिए बनी है, डिजास्टर रिलीफ के बनी है, आप वहां पे नहीं पैसा ट्रांसफर कर सकते, इसकी बात कही थी। तो यहां पे एक बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कहते कहते रुक गई, ये वाली बात कि पीएम केयर स्वैच्छिक है ना, तो एक प्रकार से सॉफ्ट एज सरकार को मिला यहां पे। दूसरा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा, पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है, यह सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं है, यह संविधान या संसद के किसी कानून के तहत नहीं बना है। इसने क्या कर दिया, इसने इस एज को और मजबूत कर दिया। सरकार को कानून की तरफ से, या हम कह सकते हैं जुडिशरी की तरफ से, एक और शील्ड दे दिया। तो सरकार के पास कानूनन यानी कि संचालन नियम उसके तहत 2 शील्ड है, और यहां पर भी 2 शील्ड मिल गए कि अब सरकार कह रही है कि ठीक है, हम इसको डिफेंड कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आरटीआई के तहत भी कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, अब सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या है कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए आरटीआई अधिनियम इस पे लागू नहीं होता। आप सबको पता है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए लागू होता है ना।
आरटीआई, और वैसे भी आरटीआई की जो 2019 में उधेड़बुन की गई, जो उसके दांत थे उनको तोड़ दिया गया, उसके बाद से तो वैसे भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। यहां पे आ जाएं तो केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि यह कोष सरकार के स्वामित्व और स्थापना में है। यहां पे सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन ये 2020 के एक आरटीआई का उत्तर है, लेकिन फिर भी सरकार समय समय पर शील्ड लेती रह रही है। शील्ड बाकायदा एक कानून है उसका, और समय समय पे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो व्याख्याएं थी उसका, ठीक है। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ कि तकनीकी अस्पष्टता के कारण जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसका अभाव देखने को मिलता है। अब देखिए चिंताएं क्या क्या है। जैसे विपक्ष की चिंता पहली क्या है, पारदर्शिता का अभाव, उनका कहना है, अभी हम आएंगे, क्योंकि भाई देखिए प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष हैं और 3 प्रमुख मंत्री पदेन उसके सदस्य हैं, न्यासी हैं। ऐसे में जो देश का डी फैक्टो हेड है, वो व्यक्ति अगर किसी निजी फंड को हेड कर रहा है तो क्या ये जस्टिफाइड है? और अगर वो जिस फंड को हेड कर रहा है अगर वो निजी नहीं है, सार्वजनिक है, तो क्यों उसकी ऑडिट नहीं हो रही, क्यों उस पर प्रश्न नहीं हम उत्तर कर सकते, है ना? तो जनता का पैसा, लेकिन जनता को जानकारी नहीं। ये किसी ने ये विद्रोह की बात की, किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ मंत्री न्यासी हैं, फिर भी संसद में कोई जवाबदेही क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग तो एक पब्लिक पोस्ट पे हैं। अच्छा, जो डॉक्टर जयराम रमेश है, उन्होंने कहा कि ये अगर इसको सर्च किया जाएगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा घोटाला है। आप सबको इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बारे में, जिसमें विपक्ष आरोप लगाता रहा है, आप इसको जाकर पढ़िएगा और बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन के साथ पढ़िएगा, तो उसे लगा रहा है। अच्छा, एक और औचित्य पे सवाल है कि जब 1948 में पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना था तो एक और फंड बनाने की जरूरत क्या थी? अब देखिए, सरकार के पास शील्ड है, हमने देख लिया, सरकार के पास इसका भी उत्तर है। सरकार ने बताया कि हमने इसको क्यों बनाया, देख लीजिए। सरकार ने क्या कहा कि गति और लचीलेपन के लिए रैंडमली हमको हैवी पैसा निकालना था, तो क्या कहा, सरकारी बजट की जटिलता से मुक्त है, आपातकाल में तत्काल निर्णय और धन वितरण हो सकता था इसमें जल्दी, तो हमने उसको बनाया, पहली बात। दूसरी बात, धारा 80G के तहत 100% कटौती मिलती है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर कोई पैसा दान करना चाहता है तो उसमें कर लेगा, और हम वृहत स्तर पे लोगों के हेल्प के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं FCRA के तहत इसमें विदेशी दान भी स्वीकार किया जा सकता है। तो सरकार ने कहा कि कभी बड़ा पैसा चाहिए होगा तो हम आराम से ले सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। विपक्ष का यही कहना है कि जब बड़ा पैसा चाहिए होगा, उसमें घपलेबाजी करनी होगी, तो आप इसकी भी शील्ड ले सकते हैं। तो जो बिंदु सरकार अपने पक्ष में बता रही है, उसके ऑपोजिट भी कुछ पॉइंट विपक्ष लगातार रखते जा रहा है। चलिए और लेते हैं। अब एक आलोचनात्मक विश्लेषण, एक क्रिटिकल एनालिसिस अगर देखें, जो सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जब हम दान लेते हैं तो क्या है, सरकारी कोष जैसा व्यवहार है, राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग होता है, पीएम की तस्वीर है, सरकारी वेबसाइट है, जैसा भी मैंने आपको दिखाया। ये अगर आप देखेंगे तो pmks.gov.in है, यहां पे भारत का एम्बलम यहां पे है, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जब जवाब देने की बात हो रही है तो क्या है, आरटीआई से बाहर है, सीएजी के ऑडिट से बाहर है, संसदीय प्रश्न अस्वीकृत है। तो भाई अगर कोई चीज भारतीय सरकार के इतने अधीन चल रही है कि भारत का प्रधानमंत्री उसको हेड कर रहा है, 3 बड़े मंत्री उसको लीड कर रहे हैं, तो इस प्रकार की अस्पष्टता या वेग जो व्यवहार है वो क्यों हो रहा है? इतना आप क्लियर या स्पष्ट या पारदर्शी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसको लेके कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि क्या संवैधानिक पदाधिकारी जांच से मुक्त हैं, और जांच से मुक्त होकर क्या वो कोई निजी कोष चला सकते हैं? क्योंकि जितने आंकड़े दिए जा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो यही बता रहे हैं कि ये एक निजी कोष चल रहा है। क्योंकि जो जब आप दान दे रहे हो तो वो प्रॉपर राजकीय कोष लग रहा है, लेकिन जब आप उसकी पे कोई प्रश्न कर रहा है, इस प्रकार के विषय पे बात कर रहा है, तो आप कहते हो कि नहीं, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। इस पे कहीं ना कहीं बात हो रही है। चलिए अगर हम एक कंपैरिजन देख लें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के कंपैरिजन में, तो क्या है, सीएजी ऑडिट कर सकते हैं, आरटीआई लागू है, ठीक है, संसदीय निगरानी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है, समय समय पर चेक भी होती रहती है ना। पीएम केयर्स के साथ सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता, आरटीआई लागू नहीं है, संसदीय निगरानी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एक फंड जो लगभग सेम प्रकार की प्रवृत्ति रखता है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, बजाय इस फंड के जो सेम प्रवृत्ति रखता है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है ना। इसकी बात बार बार विपक्ष रख रहा है, जो कि एक स्तर तक वाजिब लगती है। चलिए अगर हम देखें कि आगे की राह संभावित प्रयास क्या होने चाहिए, तो पहली बात तो सरकार द्वारा, ये बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो आप अपने उत्तर में लास्ट में जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष में इस बिंदु तक आएंगे, क्या कि सरकार द्वारा शैक्षिक रूप से दाताओं की सूची और व्यय का प्रकटीकरण सरकार खुद से कर दे। जैसे पीडीएफ अपलोड किया था, कर दे कि यहां से इतना इतना पैसा आया, है ना।
अगला क्या है कि सीएजी या किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा नियमित ऑडिट करा लीजिए। देखिए, सरकार अगर इस बात को लेकर मुतमईन है, श्योर है कि जितने फंड आ रहे हैं वो एकदम बिना किसी बायस के आ रहे हैं, मिस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑडिट कराने में कोई बुराई नहीं है ना, अच्छी बात। और क्या है कि आरटीआई कानून में संशोधन कर सरकार द्वारा नियंत्रित ऐसे सभी कोषों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित कर दिया जाए। अब ये थोड़ा सा और टफ लग रहा है क्योंकि आरटीआई में जो 2019 में बदलाव हुए उसके बाद से तो वही है कि उसको क्या, जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल, वो आरटीआई ऑलरेडी थोड़ा सा कुंद हो चुका है, कमजोर हो चुका है, तो अब ये तो नहीं होता रहा। लेकिन अगर संभावित सुधार आपको लिखने होंगे तो ये 3 सुधार हैं जो हो सकते हैं, और शायद विपक्ष को अगर हम कहना चाहें कि भाई थोड़ा सा शांत हो जाओ, तो यही 3 संभावित सुधार हैं जिनको सुनने के बाद विपक्ष शांत हो सकता है। खैर चलिए, निष्कर्ष के बाद क्या कहें कि केवल नियमों का मुद्दा नहीं है ये जो विषय है, तकनीकी वैधता और लोकतांत्रिक भावना के बीच का संघर्ष है। टेक्निकलिटीज में मत ले जाइए, लोकतांत्रिक भावना के साथ चलिए, जो बेहतर हो, जो लोकतंत्र की जो मूल्य हैं उनके अनुरूप हो, आप वो काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नागरिकों को लोकतंत्र में जानने का अधिकार है, तो उनको वो सभी जानकारी दी जानी चाहिए, है ना, बिना किसी, अगर आपकी कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है तो आपको दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला, संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा संचालित कोई भी कोष जांच से परे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक पोस्ट पे है और देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, देश का सबसे बड़ा लीडर है। जैसे डी फैक्टो अगर कहा जाए तो स्टेट ऑफ द हेड वो लीड कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये एक निष्कर्ष है। बाकी यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता क्या है, जब मैं इस पीडीएफ को अपलोड करूंगा तो आराम से देख लीजिएगा। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, निबंध, इन सब पे आप देख लीजिएगा कहां से क्या क्या आ सकता है। कमेंट बॉक्स में अपने रिस्पॉन्सेज भी देते जाइएगा कि आपका क्या मानना है कि कहां पे सुधार आ सकता है। बाकी जो मैं बताना चाह रहा था कि रैंक बूस्टर सेल चल रही है स्टडी आईक्यू में, और हमारे जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो अद्भुत एसआईपी का बैच हो या एसआईपी बैच से युक्त वो बैच 2027 या 28 का हो, जिसमें हमारे बैच के साथ में आपको एसआईपी के अलावा पीआरपी, एमआरपी, एसआईएम, आईजीपी, देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स जिसमें जुड़े हुए हैं। 2027 का 28 का बैच आप इसे जुड़ सकते हैं, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी बैचेस में, हर प्रोडक्ट पे। विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है इसका इस्तेमाल कीजिएगा, विकास लाइव कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा स्टडी आईक्यू के सभी बैचेस में। हमारे बैचेस इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में अवेलेबल हैं और कुछ सीमित समय तक ये सेल अवेलेबल है, तो देर मत करें। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, 50% का डिस्काउंट हमारे हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का जो फरवरी बैच है उसमें मिलेगा। 16 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, कोई 10 दिन 12 दिन उसमें एडमिशन और चलेगा। जितने जल्दी जुड़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। खास बात क्या कि सेल चल रही है तो सीधे 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है इसका इस्तेमाल कीजिएगा, सीमित समय तक ये सेल चलेगी, फ्री सेल क्लोज हो जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो फिर से एक बार यहाँ पे स्कैन कीजिए, मेरे टेलीग्राम से और मेरे इंस्टाग्राम से जुड़िए, पीडीएफ यहीं पे अपलोड होगी। और मैं कुछ जल्दी समय पे एक क्विज सीरीज शुरू करूंगा अपने टेलीग्राम पे और आपसे लगातार उसमें वार्तालाप करता रहूंगा। तो इस विषय पे आपकी राय क्या है बताते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।